हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक पे आ गए हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग रोटेशन से रिलेटेड कुछ नए टर्म्स पढ़ेंगे और उसके बाद अगले टॉपिक्स में इन नए टर्म्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ चीजें हम लोग पहले से जानते हैं, उनको यहाँ पर एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे और कुछ नई चीजें आएंगी। इन नई चीजों को कई बार समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो इससे बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि ये नए टर्म्स हैं। तो शुरू में इनको सिंक इन करने में टाइम लगता है। इसको आराम से एक बार वीडियो को देखो, जरूरत पड़े तो दोबारा देखो। पर लेकिन जैसे जैसे करके हम अगले पार्ट्स करेंगे, प्रॉब्लम लगाएंगे, वैसे धीरे धीरे इन सारे टर्म्स का मतलब, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस धीरे धीरे क्लियर होगा। एक बार ये वीडियो देखने से या एक बार इन टर्म्स को समझने से इनके जो रियल मीनिंग है वो समझ में नहीं आती है, तो इससे बहुत ज्यादा परेशान मत होना। ये दिस इज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि जो रोटेशन है वो अपने आप आसानी से किसी को भी समझ में नहीं आता है। हमेशा ये टाइम लेता है और बार बार सवाल लगा करके ही समझ में आता है। उसको धीरे धीरे करने की कोशिश करना, जल्दी परेशान मत होना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस तरह की चीजों से। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टर्म उन्होंने बताया वो बताया एंगुलर वेलोसिटी, और उसको लीनियर वेलोसिटी से रिलेट किया। तो हम लोग जब पीछे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर निकाला था। तो वहां के हिसाब से देखें तो हम लोग v को ओमेगा आर लिख देते थे। अब जो कि मैंने वेक्टर प्रोडक्ट का एक नया कंसेप्ट समझा, इसलिए मैं इस चीज को वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर लिख देता हूं। तो पहले जब मैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिख रहा था तो खाली मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा था। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो ढंग से वेक्टर v का मैग्नीट्यूड ओमेगा आर साइन थीटा होना चाहिए, जहां पर थीटा जो है वो वेक्टर ओमेगा और वेक्टर आर के बीच का एंगल है। लेकिन क्लास 11th 12th की जो हम पढ़ाई करेंगे, उनमें जितने भी प्रॉब्लम करेंगे, उनमें ये एंगल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ही होगी। मतलब हम ऐसा ही मोशन करेंगे जहां पर ओमेगा और आर की वैल्यू आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर ज्यादातर जगह पर एप्लीकेबल होगा। ये वेक्टर इक्वेशन है, समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। तो मैंने कहा सपोज करो ये मेरी एक बॉडी है जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये O है, ये इस तरीके से रोटेट कर रही है। यहां पर सपोज करो एक पॉइंट P है, मैं इस पॉइंट P की वेलोसिटी निकालना चाहता हूं। तो सपोज करो ये वाली मेरी एक्सिस X है, ये वाली मेरी एक्सिस Y है, और जो इसकी तरफ बाहर डायरेक्शन है वो Z एक्सिस है। इस तरीके से Z एक्सिस है, ये बाहर की तरफ निकल रही है। तो अगर मेरा रोटेशन का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं अपना राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं। इसका मतलब दाहिने हाथ की फिंगर्स की तरफ अगर क्या कहते हैं मेरा सेंस ऑफ रोटेशन है, तो मेरा ओमेगा बाहर की तरफ निकल करके आएगा। क्योंकि यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए ओमेगा आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर होगा। यानी कि जो मेरा वेक्टर यहां पर ओमेगा है, इस ओमेगा वेक्टर को मैं ओमेगा के लिख सकता हूं। यहां पर जो मेरा वेक्टर ओपी है, अगर मैं इसको आर लिखूं, तो वेक्टर आर को मैं आर आई लिख सकता हूं, बिकॉज वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब अगर मैं वेक्टर वी को देखूं, तो वेक्टर की वी की वैल्यू ओमेगा क्रॉस आर, यानी कि ओमेगा के क्रॉस आर आई हो जाएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड तो ओमेगा आर हो जाएगा, और डायरेक्शन के क्रॉस आई हो जाएगा। के क्रॉस आई, अगर पिछले वाले टॉपिक से तुमको याद हो, तो के क्रॉस आई की वैल्यू जे हो जाती थी। तो ये ओमेगा आर अलोंग जे कैप हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी वी ऊपर की तरफ ओमेगा आर हो जाएगी। जो कि हम लोग फिजिकली भी देख करके समझ सकते थे, अगर ये रॉड ऐसे ओमेगा इस डायरेक्शन में घूम रही है, इस तरफ ऐसे, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी। वो चीज उन्होंने वेक्टर के फॉर्म में बता दी। अब इसी चीज पे इन्होंने एग्जांपल दे दिया। ये कह रहे हैं अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर इज रोटेटिंग सच दैट इट्स ओमेगा इज इक्वल टू 2t रेडियन पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p, ये पेरिफेरी पे रखा है, इफ इट्स पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो कि मुझे करना है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो मेरी ओमेगा हो जाएगी,
वो 2t रेडियन पर सेकेंड है, यानी कि ये 4 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी। जो मेरा ये वेक्टर r है इसकी वैल्यू 2 मीटर है। अब इन्होंने यहां पर ओमेगा का सेंस नहीं दिया, ये नहीं बताया कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो सपोज करो मैं इस एग्जांपल के लिए मान लूं कि जो ओमेगा मेरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो वैसे तो मैं फिजिकली देख करके बता सकता हूँ कि इसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में होगी और इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा r यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन अगर मैं v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r से डिफाइन करना चाहूं तो मेरा वेक्टर ओमेगा जो है ये 4k कैप है और जो मेरा वेक्टर r है ये 2j कैप है, इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू -8i कैप हो जाएगी। ये मैं यही x एक्सिस और ये y एक्सिस ले रहा हूं, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज मोशन था इसलिए ओमेगा को k कैप ले लिया, रेडियस ऊपर की तरफ था इसलिए इसको 2j कैप ले लिया और जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो अपने आप में -8i कैप आ गया। इसका मतलब ये माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने एंगुलर एक्सेलरेशन बता दिया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वैसे ही जैसे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो मुझे नॉर्मल एक्सेलरेशन आ रहा था, वैसे ही अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास अल्फा आ जाता था। तो जैसे हमने पिछली बार कहा कि ओमेगा की वैल्यू 2t रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू डी ओमेगा बाई डी टी यानी कि 2 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी। अगर कोई और फंक्शनल फॉर्म होता 2t की बजाय 2t स्क्वायर होता तो 4t आ जाती। इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करके एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अगला जो टर्म इन्होंने दिया इसको टॉर्क बोलते हैं और इस टॉर्क को समझने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो फिलहाल मैं इस टॉर्क की फिजिकल सिग्निफिकेंस आगे चल करके जब मैं और टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं टॉर्क का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा, पर अभी फिलहाल के लिए टॉर्क जो है ये एक वेक्टर है। इसको मैं टाउ से डिनोट करता हूं। ये एक वेक्टर है और इस टाउ की वैल्यू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होती है। यानी कि समझ लो कि मेरे पास सपोज करो कोई पॉइंट पी रखा हुआ है जिसकी ओरिजिन से जो पोजीशन है वो किसी पोजीशन वेक्टर आर से डिफाइंड है। तो यहां पर आर जो मेरा है ये मेरा पोजीशन वेक्टर है और इसके ऊपर कोई फोर्स एफ लग रहा है। तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो भी चीज होगी, ठीक है, मेरे को एक वेक्टर आर पता होगा, कोई वेक्टर एफ पता होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट जैसे हम लोग निकालते थे वैसे निकाल लेंगे। उस चीज को हम टॉर्क कहते हैं। फिलहाल आपको टॉर्क इतना ही समझना है कि एक वेक्टर है आर, एक वेक्टर है एफ। आर क्या चीज है? पोजीशन वेक्टर। किसी पॉइंट की पोजीशन क्या है? एफ उस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स क्या है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो भी चीज है वो टॉर्क हो गया। अगर मैं इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो मॉड ऑफ टाउ की वैल्यू हो जाएगी आर एफ साइन थीटा, जहां पर थीटा इस आर का जो डायरेक्शन है और एफ का जो डायरेक्शन है इनके बीच का एंगल है। अब इस आर एफ साइन थीटा को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो उसको दो तरीके से तोड़ सकता हूं। एक तो मैं आर एफ साइन थीटा को आर इंटू एफ साइन थीटा देख सकता हूं। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि उन्होंने कहा सपोज करो ये मेरा वेक्टर आर है और ये मेरा वेक्टर एफ है, तो मैं इस वेक्टर एफ को पैरेलल टू द आर और परपेंडिकुलर टू द आर दो पार्ट में तोड़ लूं। तो जो पैरेलल वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो एफ कॉस थीटा हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो जो आर का एफ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज हमने पीछे पढ़ा था कि पैरेलल वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होते हैं। और जो आर का एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो सिंपली आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, बिकॉज उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू, यहां पर इंटू का मतलब ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इंटू एफ परपेंडिकुलर, जहां पे एफ परपेंडिकुलर फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कि रेडियस के परपेंडिकुलर है। ऐसे ही अगर मैं चाहूं
तो मैं इस टॉर्क के मैग्नीट्यूड को आर साइन थीटा इंटू एफ करके देख सकता हूं। आर साइन थीटा इंटू एफ का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन है, तो मैं इस फोर्स के डायरेक्शन को एक्सटेंड करके इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इसका मैग्नीट्यूड आर साइन थीटा हो जाएगा, बिकॉज अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, और इस छोटे से ट्राइंगल में आर साइन थीटा परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है। तो इसका मतलब मैं चाहूं तो टॉर्क की वैल्यू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ भी लिख सकता हूं। तो चाहे आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिखो, चाहे आर इंटू एफ परपेंडिकुलर लिखो, दोनों की वैल्यू आर एफ साइन थीटा हो जाएगी, जो कि एक्चुअली आर क्रॉस एफ ही है। अब एनसीईआरटी में उन्होंने इस पे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे दिया। तो कहना फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स। तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर के फॉर्म में ये दे दिया 7i प्लस 3j-5 के अबाउट द ओरिजिन। द फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज i माइनस जे प्लस के। तो ये वेक्टर r दे दिया। अब सिंपली मेरे पास r भी है, f भी है, तो बेसिकली कुछ वेक्टर r दे दिया, कोई वेक्टर f दे दिया, तो मुझको सिंपली r क्रॉस f निकालना है। तो मैं जैसे पीछे वेक्टर प्रोडक्ट कर रहा था वैसे ही r क्रॉस f की वैल्यू i j k, चूंकि पहले r है इसलिए सेकेंड रो में 1 माइनस 1 r के कंपोनेंट, और फिर उसके बाद f है इसलिए थर्ड रो में f के कंपोनेंट यानी कि 7 3 माइनस 5 लिख लूंगा। और फिर जैसे मैंने पीछे तुमको सिखाया था वैसे ही तुम इसको खोल लोगे डिटर्मिनेंट को, और यहां से r क्रॉस f की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे मैंने r क्रॉस f को टॉर्क बताया, ऐसे मैं एक नया टर्म कॉइन कर रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को मैं वेक्टर l से डिनोट करता हूं, और इसकी वैल्यू r क्रॉस p होती है। तो अगर r के साथ फोर्स का मैं प्रोडक्ट लूं तो उसको मैं टॉर्क कहता हूं, वेक्टर प्रोडक्ट, और अगर मैं r के साथ मोमेंटम का प्रोडक्ट लूं तो इसको मैं एंगुलर मोमेंटम कहता हूं। तो r क्रॉस p जैसे पीछे r क्रॉस f हो जा रहा था, वैसे ही r क्रॉस p का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर पी साइन थीटा हो जाएगा, जहां पर थीटा वेक्टर r और वेक्टर p के बीच का ये एंगल हो गया। और फिर इसको चाहूं तो मैं r इंटू पी परपेंडिकुलर लिख सकता हूं, या चाहूं तो इसको r परपेंडिकुलर इंटू p लिख सकता हूं। ये बिल्कुल जैसे मैं टॉर्क में कर रहा था वैसे ही मुझे यहां पर भी करना होगा। जैसे वहां पे मुझे फोर्स की वैल्यू दी हुई थी वैसे मोमेंटम की वैल्यू दी होगी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा। अब उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, यानी कि ये कोई पार्टिकल m1 है, ये कोई पार्टिकल m2 है, ये कोई पार्टिकल m3 है, जिनके पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3 हैं और उनके मोमेंटम p1 p2 p3 हैं, तो उन्होंने कहा कि जो टोटल मोमेंटम l होगा वो सिंपली li का सम हो जाएगा, यानी कि ये r1 क्रॉस p1 प्लस r2 क्रॉस p2 प्लस r3 क्रॉस p3 हो जाएगा। अब इन्होंने यहां पर यह बताया कि जो dli बाई dt है, वेक्टर li का जो डिफ्रेंसिएशन अगर मैं करूं तो ये बेसिकली d बाई डी टी ऑफ ri क्रॉस pi होगा। अगर मैं इसको प्रोडक्ट रूल लगा करके डिफ्रेंशिएट करूं, मैंने डिफ्रेंशिएशन में दिखाया था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ri क्रॉस, ये सब वेक्टर्स हैं, dpi बाई dt प्लस dri बाई dt क्रॉस पी। प्रोडक्ट रूल में दो फॉर्म हो जाते थे ना, यूवी का डिफरेंशिएशन u इंटू डी वी बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी टी इंटू वी हो जाता था, और मैंने यहाँ पर इसको पहले r को रखा, p को बाद में रखा, बिकॉज हमारा वेक्टर प्रोडक्ट में मैं जैसे मैंने बताया था कि a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होते, तो मैं इसको पी आई क्रॉस डी आर आई बाई डी टी नहीं रख सकता। अब अगर मैं इसको देखूं तो जो डी आर आई बाई डी टी है ये वेक्टर वी आई हो गया, और वी आई और पी आई आपस में चूंकि पैरेलल वेक्टर होंगे इसलिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया, क्योंकि उनके बीच के एंगल थीटा जो है वो जीरो हो गया ना, तो साइन थीटा की वैल्यू
जीरो हो जाएगी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया, तो डी एल आई बाई डी टी की वैल्यू आर आई क्रॉस डी पी आई बाई डी टी हो गई। डी पी आई बाई डी टी जो है वो मेरा एफ आई हो गया, यानी कि ये आर आई क्रॉस एफ आई हो गया, इसको मैं टाउ आई कह सकता हूं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर एनी बॉडी इज इक्वल टू टॉर्क ऑन दैट बॉडी। टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और फिर अगर ये बात एक बॉडी के लिए ट्रू है तो जो टोटल डी एल बाई डी टी हो जाएगा वो समेशन डी एल आई बाई डी टी हो जाएगा, जो कि बेसिकली समेशन टाउ आई हो जाएगा। तो अगर मान लो एक से ज्यादा पार्टिकल हैं तो इंडिविजुअल पार्टिकल पे लगने वाले टॉर्क को ऐड कर देंगे, तो सिस्टम एज अ होल का टॉर्क हो जाएगा, जो कि सिस्टम एज अ होल का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया तो जैसे हम लोग पीछे फोर्स के कंसेप्ट में पढ़ रहे थे कि अगर मेरा नेट फोर्स जीरो होता था तो सम ऑफ मोमेंटम कंजर्व होता था, ये कांस्टेंट हो जाता था। ऐसे ही अगर नेट टॉर्क जीरो होगा तो यहां पर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत पावरफुल टूल है। आगे चल करके जब हम लोग अच्छे से एंगुलर मोमेंटम बॉडीज का निकालना सीख जाएंगे, अभी तो हम खाली एंगुलर मोमेंटम क्या है कंसेप्ट दे रहे हैं ना, जब हम आगे चल करके एंगुलर मोमेंटम अच्छे से निकालना सीख जाएंगे तो इसको यूज करके बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैथमेटिकली इसको समझ लो कि भाई एक चीज एंगुलर मोमेंटम है जिसका रेट ऑफ चेंज टॉर्क है। अगर टॉर्क जीरो होगा तो रेट ऑफ चेंज जीरो होगा, इसका मतलब वो चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व हो जाएगा। अब इसी कंसेप्ट पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहे हैं शो दैट एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट of a single particle moving with constant velocity remains constant throughout the motion। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है कि भैया चूंकि मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है तो टॉर्क जीरो है, और टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब मेरा एंगुलर मोमेंटम एल जो है वो कांस्टेंट है। एक तो तरीका ये है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, सपोज करो ये मेरा पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है और मेरा पॉइंट O कहीं पर भी है, तो O के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा L, और हम इसको हमेशा L अबाउट O कहते हैं। जब भी मैं एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो मैं R क्रॉस MV लगाता हूँ ना, या टॉर्क भी निकालता हूँ R क्रॉस F लगाता हूँ, तो हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट लगाता हूँ जहां से मैं ये पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ। तो जो L अबाउट O होगा उसकी वैल्यू ये R क्रॉस V हो जाएगी। लेकिन मैंने अभी तुमको क्या बताया कि इसकी वैल्यू R परपेंडिकुलर इनटू V होती है। तो मैं क्या करूं, इसकी लाइन ऑफ मोशन को एक्सटेंड करूं और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डालूं, तो ये जो R परपेंडिकुलर है, तो मतलब अगर R और V के बीच का एंगल थीटा हो तो ये एंगल थीटा होगा, तो R क्रॉस V, ये मैंने गड़बड़ कर दी, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू R क्रॉस V नहीं R क्रॉस MV होगी, और ये R परपेंडिकुलर इंटू MV होगी। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया M से ही। तो ये जो R क्रॉस MV की वैल्यू हो जाएगी R परपेंडिकुलर MV हो जाएगी, जो कि बेसिकली R MV साइन थीटा हो जाएगी। अब जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा इसका R बड़ा होता जाएगा, थीटा छोटा होता जाएगा, लेकिन जो R साइन थीटा है वो यही कांस्टेंट R परपेंडिकुलर के इक्वल होगा, इसलिए जो मेरा टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। अब अगला कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी का। तो हम लोगों ने पीछे जब लॉ ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो हमने खाली एक बात पढ़ी थी कि समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो, और मैंने आपको बताया था कि ये अपने आप में तीन इक्वेशन है। इसका मतलब होगा समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो और समेशन एफ जेड इक्वल टू जीरो। ऐसे ही
जब मैं रोटेशन मोशन पे भी आ जाऊंगा, मैं टॉर्क भी देखने लगूंगा, तो इक्विलिब्रियम की 3 और इक्वेशन बन जाएगी कि समेशन टी आई इक्वल टू जीरो। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए फोर्स भी जीरो होना जरूरी है और टॉर्क भी जीरो होना जरूरी है। तो इन जनरल ये 6 इक्वेशंस हैं, लेकिन क्लास 11-12 में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें हम लोग कोप्लेनर सिस्टम्स की बात करते हैं। तो अगर मेरे पास कोप्लेनर सिस्टम होंगे तो जो मेरे फोर्सेस होंगे वो खाली इन टू द प्लेन ऑफ पेपर होंगे। तो अगर सपोज करो ये मैं एक्स एक्सिस ले लूँ, ये वाई एक्सिस ले लूँ, तो जो मेरी फोर्स वाली इक्वेशन है ये 2 इक्वेशन ही रह जाएंगी, एक समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो और एक समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। अगर मेरे पास एफ एक्स और एफ वाई ये खाली 2 ही फोर्स हैं और जो मेरा पोजीशन वेक्टर है आर वो भी आर एक्स आई प्लस आर वाई जे ही है, तो जब मैं इनको आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो वो हमेशा के कैप के डायरेक्शन में ही होंगे। इसका मतलब तीसरी इक्वेशन हो जाएगी समेशन टाउ जेड इक्वल टू जीरो। तो जब मैं कोप्लेनर मोशन करता हूं, जो कि मैं एनसीईआरटी क्लास 11-12 में या इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोप्लेनर मोशन ही ज्यादातर करूंगा, तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास जैसे पीछे 2 इक्वेशन की हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन में, वैसे यहाँ पे 3 इक्वेशन की प्रॉब्लम आ जाएंगी और इनको हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। इसी कंसेप्ट पे इन्होंने एक एग्जाम्पल किया, कह रहे हैं शो दैट मोमेंट ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। तो जो मैंने पीछे बॉडी बनाई थी वही बॉडी बना देता हूँ। ये सपोज करो कोई पॉइंट P1 है जिसपे फोर्स F1 लग रहा है, और ये कोई दूसरा पॉइंट P2 है जिसपे सपोज ये फोर्स F2 लग रहा है। अब कपल में मैंने बताया कि जो फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो F1 की वैल्यू माइनस F2 है, ये कंडीशन गिवन है। तो अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में देखूं तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। अब मान लो मेरे पास कोई भी पॉइंट O है तो टॉर्क अबाउट O हो जाएगा, टॉर्क हमेशा अबाउट दैट पॉइंट निकालते हैं, जिसको ये मोमेंट ऑफ अ कपल भी कह रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ अ कपल का मतलब है, ये मैंने पीछे तुमको बताया नहीं, मोमेंट ऑफ अ वेक्टर का मतलब हो गया आर क्रॉस वो वेक्टर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है आर क्रॉस एफ, जो कि बेसिकली टॉर्क हो गया। और मोमेंट ऑफ कपल का मतलब आर क्रॉस F1 प्लस आर क्रॉस F2, जो कि टोटल टॉर्क ऑफ F1 F2 हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट ओ, ये मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क एक ही चीज है। टॉर्क अबाउट ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर OP1 क्रॉस F1 प्लस वेक्टर OP2 क्रॉस F2, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 हो गया। अब चूंकि मेरा F1 इज इक्वल टू माइनस F2 है, इसलिए इसको मैं चाहूं तो माइनस OP1 क्रॉस F2 प्लस OP2 क्रॉस F2 लिख सकता हूं। इसमें से मैं अगर F2 को कॉमन ले लूं तो हो जाएगा OP2 माइनस OP1 क्रॉस F2, और OP2 माइनस OP1 कौन सा वेक्टर हो गया, ये वेक्टर P1 P2 हो गया। वेक्टर का डिफरेंस निकालना हमने सिखाया था ना, कि अगर ये वेक्टर OP1 है, ये वेक्टर OP2 है, तो इनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो P1 से P2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर P1 P2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू P1 P2 क्रॉस F2 हो गई, जो कि O के इंडिपेंडेंट आ गई। अब हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी के लिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स निकालेंगे। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक रिजिड बॉडी AB रखी हुई है, जिसके ऊपर A के नीचे की तरफ फोर्स F1 लग रहा था, एक नीचे की तरफ फोर्स F2 लग रहा था, और इस F1 F2 को बैलेंस करने के लिए मैंने किसी एक पॉइंट O के ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स R लगाया। तो समेशन F इक्वल टू जीरो कहूँ तो F1 प्लस F2 की वैल्यू R हो जाएगी। समेशन F जीरो इसलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। अब अगर मैं टॉर्क को भी जीरो करूं, टॉर्क अबाउट सपोज करो मैं O की वैल्यू जीरो रखूं, जब मैं O के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो इसमें एक तो F1 की वजह से टॉर्क होगा, एक R की वजह से टॉर्क होगा, और एक F2 की वजह से टॉर्क होगा। तो F1 की वजह से जो टॉर्क होगा उसकी वैल्यू होगी D1 F1, क्योंकि परपेंडिकुलर इसलिए साइन थीटा नहीं आया,
और जिसका सेंस ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं फिलहाल इस एग्जांपल के लिए एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क को पॉजिटिव ले लूंगा, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लूंगा। तो ये d1f1 हो गई। r की वजह से जो टॉर्क होगा इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर जो रेडियस वेक्टर r है उसकी वैल्यू भी जीरो, यही पॉइंट O है, यहीं पर फोर्स लग रहा है। जो मेरा r वेक्टर होता था वो O से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का वेक्टर होता था, तो यहाँ पर वो वेक्टर जीरो हो गया, इसलिए टॉर्क जीरो हो जाएगा। और F2 की वजह से जो टॉर्क है इसकी वैल्यू d2f2 हो जाएगी, फिर परपेंडिकुलर है इसलिए साइन थीटा नहीं आएगा। और क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए मैं इसको माइनस d2f2 लिख लूंगा। जो नेट टॉर्क हो जाएगा वो जाएगा d1f1 प्लस जीरो माइनस d2f2 इक्वल टू जीरो, यानी कि d1f1 इज इक्वल टू d2f2। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे इस F1 और F2 को बैलेंस करना है तो मुझे अपने पॉइंट O को ऐसे चूज करना पड़ेगा कि जो फोर्स ज्यादा है उसके पास रहूं, और ये पास इस तरीके से रहूं कि जहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है वहां पर ये डिस्टेंस d1 कम हो जाए, तो d1f1 की वैल्यू d2f2 हो जाए, या d1 बाई d2 की वैल्यू F2 बाई F1 के इक्वल हो। तो मुझे वो पॉइंट जहां पर मेरे को इक्विलिब्रियम आएगा वो F2 बाई F1 के रेशियो में d1 d2 को डिवाइड कर लूं, उस जगह पर आ जाएगा। अब अगला कंसेप्ट आया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो ये मेरे पास सपोज करो कोई एक रिजिड बॉडी थी जो कि ग्रेविटी में रखी हुई है, तो उसके अलग अलग पॉइंट mi के ऊपर एक mig फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। अब सपोज करो मैं वो पॉइंट खोजना चाहूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं तो ये रोटेट ना करे। तो अगर मैं टोटल फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड लगता हुआ देखूं तो वो समेशन MIGI हो गया। तो अगर मैं इसके इक्वल ही फोर्स कैपिटल F यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगाऊं तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, बिकॉज ग्रेविटी का जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना मैंने ऊपर लगा दिया। अब मुझे वो पॉइंट चूज करना है जिसके लिए टॉर्क भी जीरो हो जाए। तो टॉर्क जीरो होने में एक तो समेशन RI MIG फोर्स लगेगा, ये G वेक्टर है और RI भी वेक्टर, और ये बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। ये ऐसे इंडिविजुअल पॉइंट मासेस की वजह से लगने वाले फोर्स का टॉर्क है, और प्लस जीरो हो जाएगा ये F का टॉर्क है, बिकॉज ये मेरा पॉइंट G जहां पर है वहीं पर फोर्स लग रहा है। तो जैसे पीछे वाले केस में R वाले केस में था, G के अबाउट, ये मैं टॉर्क अबाउट G लिख रहा हूं, G के अबाउट F का टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब चूंकि G मेरा जो ग्रेविटेशन वाला एक्सेलरेशन वाला G है ये कांस्टेंट वेक्टर है, तो बेसिकली इसका मतलब हुआ मेरे ये वो पॉइंट है जहां पर RI MI की वैल्यू जीरो है, यानी कि ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास ही है। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, जो कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स में कांस्टेंट रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सीख लेने के बाद हम लोग इक्विलिब्रियम में कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो पहला एग्जांपल कह रहे हैं मेटल बार ऑफ 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 किलोग्राम मास is supported on two knife edges placed 10 centimeter from each end. A 6 kilogram load is suspended at 30 centimeter from one end. Find the reaction of the knife edges. साथ में लिखना है assume the bar to be of uniform cross section homogeneous. तो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सपोज करो ये 70 सेंटीमीटर की रॉड है, इसके इस एंड से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक कोई एक पॉइंट ए है जहां पर एक नाइफ एज रखी है, और ये सपोज करो ऊपर की तरफ एक रिएक्शन R1 लगा रही है। फिर इस एंड से 30 सेंटीमीटर मतलब ए से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक ये पॉइंट बी है जहां पर मैंने 6 kg का लोड डाल रखा है, तो बेसिकली 60 न्यूटन का नीचे फोर्स लग रहा है। उसके बाद सेंटर पे जो कि इस एंड से 35 पे होगा, मतलब ये दूरी 5 होगी, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो यहाँ पर इसका mg फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि 4 kg का मास है इसलिए 40 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा होगा। और फिर इस एंड से 10 सेंटीमीटर पे, मतलब इस पॉइंट O से
25 सेंटीमीटर पे ये कोई एक पॉइंट सी है जहां पर दूसरी नाइफ एज रखी है जिसका रिएक्शन R2 लग रहा है। तो अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो एक तो कंडीशन क्या होगी कि समेशन F इक्वल टू 0। इससे सिंपली मेरे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 60 प्लस 40 100 न्यूटन। तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स को इक्वेट कर दिया, तो एक इक्वेशन आ गई। अब मुझे दूसरी इक्वेशन जो निकालनी है वो टाउ इक्वल टू 0 निकालनी है। अब जो मैं टॉर्क लगा रहा हूं वो ए बी ओ सी किसी के अबाउट भी निकाल सकता हूं, लेकिन यहां पर जो अच्छी प्रैक्टिस है वो ये है कि या तो मैं ए या सी के अबाउट टॉर्क को 0 कर लूं। इससे फायदा क्या होगा कि अगर मैं ए के अबाउट टॉर्क को 0 पुट कर रहा हूं तो मेरा R1 एलिमिनेट हो जाएगा, और सी के अबाउट टॉर्क को 0 पुट कर रहा हूं तो मेरा R2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर टाउ अबाउट ए को 0 लिखूं, तो टाउ अबाउट ए के जो 4 कंपोनेंट होंगे उसमें R1 वाला टॉर्क तो 0 हो जाएगा। फिर जो 60 न्यूटन वाला फोर्स है इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो 20 सेंटीमीटर इंटू 60 न्यूटन होगा। एंगल तो 90 डिग्री है इसलिए साइन थीटा 1 हो जाएगा। और चूंकि ये जो टॉर्क होगा ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको नेगेटिव ले लूंगा। तो जाएगा -20 इंटू 60। वैसे मुझे 0.2 इंटू 60 करना चाहिए था ताकि मीटर में कर लूं, पर मैं यहाँ पर सेंटीमीटर में ले रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इक्वल टू 0 ही होने वाला है। ऐसे फिर जब मैं 40 न्यूटन की वजह से टॉर्क लिखूंगा तो फिर वो भी नीचे की तरफ आ रहा है क्लॉकवाइज में, इसलिए -25 इंटू 40। और फिर जब मैं R2 की वजह से टॉर्क लिखूंगा तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है क्लॉकवाइज। और फिर जब मैं R2 की वजह से टॉर्क लिखूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू प्लस यहां से लेकर के यहां तक की टोटल दूरी है 50 इंटू R2 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से R2 की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 60 प्लस 25 इंटू 40 बाई 50। ये हो गया 1200 प्लस 1000 बाई 50, तो ये 44 न्यूटन आ गया। तो ये मेरा R2 आ गया, इसलिए R1 की वैल्यू 100 माइनस R2 ये 56 न्यूटन आ गई। इस तरीके से हम लोग फोर्स बैलेंस के साथ साथ टॉर्क बैलेंस करके भी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। वहां पर जैसे खाली फोर्स की 2 इक्वेशन होती थी, यहां पर 3 इक्वेशन हो जाएंगी इन जनरल। इस प्रॉब्लम में चूंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स था नहीं, इसलिए एक फोर्स की इक्वेशन हुई, एक टॉर्क की इक्वेशन हुई, उनको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अब पिछले एग्जाम्पल में इन्होंने खाली वर्टिकल फोर्स ही लगाए थे ताकि मेरे पास 2 इक्वेशन बने। इस अगले एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, अ 3 मीटर लॉन्ग लैडर वेइंग 20 kg लीन्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल, इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल, फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो एक वॉल है जो कि फ्रिक्शनलेस है, एक फ्लोर है। इस वॉल और फ्लोर के क्रॉस एक लैडर रखी हुई है। इस लैडर की लंबाई 3 मीटर है और इसके सेंटर पे ये 20 kg का इसका मास है, तो 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सपोज करो ये ओरिजिन है, इस पॉइंट को मैं ए लिख लूं, इस पॉइंट को बी लिख लूं। अब क्या होगा, इस पॉइंट ए पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा R1 जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। इस पॉइंट बी पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा R2 जिसकी वैल्यू पता नहीं है। अब मेरी जो वॉल है वो इन्होंने कहा फ्रिक्शनलेस है, इसलिए इस पॉइंट पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। लेकिन जो मेरी फ्लोर है उसके बारे में उन्होंने कहा फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो यहाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कोई फ्रिक्शन लगेगा। क्योंकि R2 राइट में लग रहा है इसलिए मैं फ्रिक्शन को लेफ्ट में लगा दे रहा हूं, बिकॉज फ्रिक्शन की टेंडेंसी होगी कि उस R2 को अपोज करे। तो अब बेसिकली क्या है, यहाँ पर R1, R2 और फ्रिक्शन ये 3 वेरिएबल आ गए। तो इनको सॉल्व करने के लिए मुझे कोई 3 इक्वेशन चाहिए होंगी। तो जो 3 इक्वेशन है, एक तो जाएगी समेशन Fx इक्वल टू 0, एक समेशन Fy इक्वल टू 0 और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी टाउ इज इक्वल टू 0। अभी टाउ किसके अबाउट लेना है मैं 1 मिनट रुक करके बताऊंगा।
तो पहली बात तो क्या हुई कि समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि R2 माइनस एफ इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली एफ इज इक्वल टू R2 हो गया। दूसरी क्वेश्चन हो गई एफ वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब R1 माइनस 200 इक्वल टू 0, तो R1 की वैल्यू 200 हो गई क्योंकि यहां पर और कोई फोर्स था नहीं। अब जब मैं टाउ इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं तो वैसे तो मैं किसी भी चीज के अबाउट टॉर्क को 0 कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मेरे R2F और R1 तीन फोर्सेस हैं, तो अगर मैं ए के अबाउट टॉर्क को 0 लिखूं, टाउ अबाउट ए इक्वल टू 0 लिखूं, तो उसमें मेरे R1 और F कैंसल हो जाएंगे, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, खाली मेरे पास R2 में ही एक इक्वेशन बचेगी। तो अगर मैं ए के अबाउट टॉर्क को 0 लिखूं तो टाउ अबाउट ए की वैल्यू जो होगी उसमें मेरे पास चार कंपोनेंट वैसे तो होते, एफ वाला, R1 वाला, 200 न्यूटन वाला और R2 वाला। तो एफ वाला टॉर्क और R1 वाला टॉर्क 0 हो गया बिकॉज यहां पर जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसी के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं। अब 200 न्यूटन वाले फोर्स और R2 वाले फोर्स के लिए मुझे R परपेंडिकुलर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर मैं एक ट्राइंगल और बना करके इसको थोड़ा सा क्लियर दिखा रहा हूं। इन्होंने जो पिक्चर दी उसमें ये जो लेंथ है ये 3 यूनिट है और ये लेंथ 1 यूनिट है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये वाला साइड √8 यूनिट्स हो जाएगा। तो जो मेरा R2 है उसके लिए जो मेरा R परपेंडिकुलर होगा उसकी वैल्यू √8 हो जाएगी। और जो 200 न्यूटन वाला फोर्स है, चूंकि ये सेंटर पे लग रहा है, तो अगर पूरी रॉड के लिए ये लेंथ 1 है तो मिड पॉइंट से अगर मैं ऐसे ही पैरेलल लाइन खींचूं तो ये दूरी हाफ यूनिट हो जाएगी। तो R परपेंडिकुलर फॉर 2 न्यूटन जो हो जाएगी वो हाफ मीटर हो जाएगी, और R परपेंडिकुलर फॉर R2 जो हो जाएगी वो √8 यूनिट हो जाएगी। तो 200 न्यूटन की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसका जो टॉर्क हो जाएगा वो जाएगा हाफ इंटू 200, और इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। R2 की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो क्लॉकवाइज है, इसको मैं नेगेटिव ले लूंगा। तो -√8 इंटू R2 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से R2 की वैल्यू 100/√8 आ गई, जिसको मैं 25√2 लिख सकता हूं। R1 की वैल्यू 200 आ ही गई, और फ्रिक्शन की वैल्यू ऐसे उन्होंने पूछी नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू भी 25√2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। जो पहला वाला एग्जाम्पल था उसमें खाली 2 ही वेरिएबल थे और 2 इक्वेशन थी, वर्टिकल फोर्स और टॉर्क। इस वाले एग्जाम्पल में 3 वेरिएबल हो गए और 3 इक्वेशन हो गई, एक वर्टिकल फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक टॉर्क। तो जैसा केस होगा उसमें 2 या 3 इक्वेशन होंगी, 2 या 3 वेरिएबल होंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। यहां पर एक नई चीज आई कि मैं टॉर्क और ऐड कर दे रहा हूं, और यहां पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सिखाई कि टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट सेलेक्ट करो जिसके अबाउट ज्यादा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, ताकि मेरी इक्वेशन सिंपल बन जाए। हालांकि ये जरूरी नहीं है, अगर मैंने ए की बजाय बी के अबाउट भी टॉर्क बैलेंस किया होता, या सपोज करो इस पॉइंट सी के अबाउट भी टॉर्क बैलेंस किया होता, तो भी मेरा आंसर सही आता, लेकिन वहां पर इक्वेशन मेरी थोड़ी लंबी हो जाती, थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता। इसके साथ ही हम इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना सीख गए। अब आप लोगों को और थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि एंड में हम लोग आकर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।